कक्षा 11 विषय अर्थशास्त्र पाठ 6 बाजार। प्रश्न नंबर 3, एकाधिकार युक्त स्पर्धा का अर्थ एवं लक्षण समझाइए। एकाधिकार युक्त स्पर्धा का अर्थ एवं लक्षण समझाइए। अर्थ: प्रोफेसर चैम्बरलिन के अनुसार पूर्ण स्पर्धा एवं पूर्ण एकाधिकार न हो परंतु दोनों का सह अस्तित्व हो तो ऐसे बाजार को एकाधिकार युक्त बाजार कहते हैं। न तो वहाँ पूर्ण स्पर्धा हो न पूर्ण एकाधिकार हो, लेकिन दोनों का सह अस्तित्व हो, दोनों की मिला जुला प्रभाव हो, तो ऐसे बाजार को एकाधिकार युक्त बाजार कहते हैं। एकाधिकार युक्त बाजार के लक्षण: नंबर 1, असंख्य क्रेता एवं बड़ी संख्या में विक्रेता। पूर्ण स्पर्धा में असंख्य उत्पादक या विक्रेता होते हैं। एकाधिकार में एक ही उत्पादक या विक्रेता होता है, जबकि एकाधिकार युक्त स्पर्धा में बड़ी संख्या में उत्पादक या विक्रेता होते हैं। इसका मतलब है एकाधिकार युक्त स्पर्धा में उत्पादक या विक्रेता बहुत कम या बहुत अधिक नहीं होते, बल्कि बड़ी संख्या में होते हैं, जिससे एकाधिकार युक्त स्पर्धा में स्पर्धा का तत्व बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। जब क्रेताओं की संख्या इस बाजार में असंख्य होती है तो बाजार में व्यक्तिगत स्तर पर कोई बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता या नहीं लाया जा सकता। इस प्रकार क्रेता वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकते। नंबर 2, वस्तु भिन्नता। एकाधिकार युक्त बाजार में वस्तु भिन्नता एक विशेष लक्षण है। वस्तु भिन्नता अर्थात एक ही प्रकार की वस्तु अन्य स्वरूप, गुणधर्म व गुणवत्ता में भिन्न दिखाई दे। इस प्रकार के बाजार में उत्पादक जिन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उन वस्तुओं में एक समान न हो, वह वस्तुएं एक समान नहीं होती। बाजार में वस्तुएं रूप, रंग, कद, स्वाद, आकार, वजन, गुणवत्ता इत्यादि की दृष्टि से मामूली अंतर होता है, थोड़ा अंतर होता है। इस कारण समान गुणधर्म की वस्तुएं नहीं होती या नहीं बन पाती। वस्तुओं के अन्य वस्तुओं से अलग रखने पर विशिष्ट पहचान देने में वस्तु भिन्नता उपयोगी होती है। मामूली अंतर होता है, इसलिए इनमें हम वस्तु भिन्नता रखने में उपयोगी होते हैं। वस्तु भिन्नता। नंबर 3, इकाइयों का मुक्त आवागमन। एकाधिकार युक्त बाजार में इकाइयों का मुक्त आवागमन होता है। किसी प्रकार का किसी का नियंत्रण नहीं होता। जब लाभ की स्थिति होती है तो नए उत्पादक उसमें प्रवेश करते हैं, और जब हानि की स्थिति होती है तो जो उत्पादन करने वाली इकाइयाँ हैं वो उसमें से निकल जाती हैं। लेकिन जब स्थिरता की स्थिति होती है तो आवागमन रुक जाता है, उसमें परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, जिसको अल्प समय में हम दूसरे रूप में गए तो केवल अल्प समय में इकाइयों का मुक्त आवागमन होता है, लेकिन दीर्घ समय में या लंबे समय में इकाइयाँ हानि लाभ से आकर्षित होकर के या नुकसान से प्रभावित होकर के इसमें से आना जाना बंद हो जाता है। नंबर 4, विक्रय खर्च अर्थात वस्तु को बेचने के लिए किया गया खर्च। विक्रय खर्च में वस्तु के लिए आकर्षित उपयोगी पैकिंग, परिवहन खर्च, विक्रय कर, थोक व्यापारी एवं फुटकर व्यापारियों को चुकाई गई रकम, शोरूम का व सेल्समैन के पीछे किया गया खर्च, विक्रय हेतु दी गई कीमत में कुछ छूट, इनाम, भेंट
इत्यादि ये विज्ञापन खर्च के का समावेश होता है, इत्यादि का विज्ञापन खर्च के रूप में समावेश होता है। इस प्रकार विक्रय खर्च यह उत्पादन खर्च का भाग नहीं होता। विक्रय खर्च ये उत्पादन खर्च का भाग नहीं होता, लेकिन इस विक्रय खर्च के एक विशेष लक्षण है। ये विक्रय खर्च एक विशेष लक्षण है। यह लक्षण पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में देखने को नहीं मिलता। एकाधिकार स्पर्धा वाले बाजार में उत्पादकों एवं व्यापारी एक बड़ी संख्या में होते हैं तथा इनके बीच में प्रतिस्पर्धा होती है। इसलिए अपनी वस्तु की ओर आकर्षित करने के लिए ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देते हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है, या ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन खर्च इत्यादि के पीछे खर्च करते हैं, जिससे हमारे बीच में एकाधिकार युक्त स्पर्धा देखने को मिलती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मोबाइल एक समान गुणवत्ता के होते हैं, लेकिन फिर भी कंपनियों के ये मोबाइल की उसके पीछे किया गया खर्च ये विक्रय खर्च के रूप में गिना जाता है। इसी प्रकार से साबुन नहाने के जितने भी साबुन आते हैं सभी एक गुणवत्ता के होते हैं, लेकिन प्रत्येक साबुन अलग अलग कीमत पर बेचा जाता है, क्योंकि उसके पीछे किया गया विक्रय खर्च अलग अलग होता है। नेक्स्ट इस पर कीमत के अतिरिक्त स्पर्धा। कीमत के अतिरिक्त स्पर्धा एकाधिकार युक्त बाजार में कीमत के अलावा बिना कीमत वाली भी स्पर्धा देखने को मिलती है। वस्तु की कीमत स्थिर रखकर विक्रेता विज्ञापन से एवं गुणवत्ता में परिवर्तन करके ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं तथा वस्तु के विक्रय के बाद विभिन्न प्रकार की सेवा देकर ग्राहकों को आकर्षित करते हैं, जिससे कीमत के अतिरिक्त स्पर्धा देखने को मिलती है। नंबर 6, बाजार से संबंधित अधूरा ज्ञान। इस प्रकार के बाजार में क्रेता एवं विक्रेता को बाजार का संपूर्ण ज्ञान नहीं होता। नज़दीकी प्रतिस्थापन वस्तुओं के गुणधर्म गुणवत्ता से अवगत नहीं होते तथा वस्तुएं एक समान गुणवत्ता की नहीं होती तथा कीमत में भी अंतर होता है। ऐसे बाजार में प्रतिस्पर्धा अधिक होती है। वस्तु के विक्रय खर्च के माध्यम से वस्तु की अलग पहचान तैयार होती है, जिससे एकाधिकार की स्थिति जन्म लेती है। इस एकाधिकार की स्थिति के बीच भी प्रतिस्पर्धा होती है, जिससे एकाधिकार युक्त स्पर्धा का निर्माण होता है। एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न होती है और एकाधिकार के बीच में भी स्पर्धा होती है, जिससे एकाधिकार युक्त स्पर्धा का निर्माण होता है।